हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के। आज की रिव्यू का टाइटल है महारानी, जो कि सोशो पॉलिटिकल वेब सीरीज़ है और ये स्ट्रीम हो रही है अपने पहले सीज़न के 10 एपिसोड्स के साथ सोनी लिव पर 28 मई 2021 से। बिहार राज्य की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1912 में जो चंपारण सत्याग्रह वहाँ हुआ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उस सत्याग्रह को अभी तक के हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव में से एक समझा जाता है। और उस सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे महात्मा गांधी के साथ। फिर स्वतंत्रता के बाद 2 दशकों तक कांग्रेस इस राज्य में राज करती रही और विपक्ष में जयप्रकाश नारायण जैसे कद्दावर और लोकप्रिय नेता थे। इन्होंने ही शुरू की थी स्टूडेंट मूवमेंट, जो बाद में बिहार मूवमेंट के नाम से प्रसिद्ध हुई। और उसी मूवमेंट का भाग थे 29 साल के लालू प्रसाद यादव, जो पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर भी थे और जनता पार्टी की सीट पर एज एमपी चुनकर भी आए थे। फिर वो मुख्यमंत्री बने 1990 में और 97 तक रहे, जब तक उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट नहीं आया चारा घोटाले में। और जब उन्होंने देखा कि वो अरेस्ट हो रहे हैं तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को अपनी जगह पर मुख्यमंत्री बनाया, जो कि अनपढ़ थी। नाम था राबड़ी देवी, जो कि राजनीति में भी अनुभवहीन थी और उनका कोई वोट बैंक नहीं था। पर एक नारी सब पे भारी जैसे कहा जाता है, वैसे यही नारी बाद में महारानी बनी और इसी कैरेक्टर से लूजली इंस्पायर्ड है ये सीरीज महारानी, जिसके क्रिएटर और राइटर है सुभाष कपूर और इसको डायरेक्ट किया है करण शर्मा ने। इस सीरीज में 1990s के बिहार की राजनीतिक उथल पुथल का लेखा जोखा है और इस जॉनर की कई सारी फिल्में बन चुकी हैं, कई सारी सीरीज बन चुकी है अपने देश में भी और विदेशों में। अगर हम विदेशों की बात करें तो 1974 में बनी थी द कॉन्वर्सेशन, फिर थे 2000 में द कंटेंडर, फिर 2014 में द मंचूरियन कैंडिडेट, फिर 2011 में द आइड्स ऑफ मार्च और फिर 2018 में द फ्रंट रनर। यह है कुछ पॉलिटिकल जॉनर की फिल्म है जो दुनिया भर में मशहूर है और इनके अलावा कुछ वेब सीरीज है जो इक्वली पॉपुलर है। इनमें एक है होमलैंड, इसके अलावा है द वेस्ट विंग, हाउस ऑफ कार्ड्स, द वायर और द क्राउन। इन वेब सीरीज ने भी इसी जॉनर की लोकप्रियता को पुख्ता किया है। फिर हमारे यहाँ भी लोकल होम ग्रोन ह्यूजली पॉपुलर डायरेक्टर है प्रकाश झा, जिन्होंने इस जॉनर में काफ़ी लक्ष्यभेदी काम किया है। उनकी कास्ट पॉलिटिक्स को उजागर करती दामूल, फिर क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के नेक्सस को संबोधित करती हुई अपहरण और फिर भागलपुर हिंसा पर बनी गंगाजल इस स्पेस में काफ़ी प्रभावशाली फिल्में हैं। फिर ई निवास की शूल भी बिहार के पॉलिटिकल बैकग्राउंड में ही सेट थी और गुलजार साहब की आंधी की मुख्य नायिका इंदिरा गांधी से प्रेरित न होकर बिहार की पायनियर महिला राजनीतिक तारकेश्वरी सिन्हा के जीवन से प्रभावित थी। तो इन कई देसी विदेशी उदाहरणों के बाद जब हम महारानी का मुआयना करते हैं तो ये अपने आप में एक नई ऊर्जा और नए राजनीतिक समीकरण की तरफ इशारा करती है, जो रोचक भी है और चमकदार भी। इस सीरीज की कहानी अर्ली 90s में सेट है बिहार में, जब मुख्यमंत्री भीमा भारती को गोली मार दी जाती है, लेकिन वो बच जाता है। वो एम्बिशियस है और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधि है और अपनी चीफ मिनिस्टर की पोजीशन को अपवाद न बनाकर नियम बनाना चाहता है। वो अपने घायल होने के बाद अपने कई करीबी खबरियों, विभीषणों और प्रतिद्वंदियों के बीच में अपनी देहाती पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर सबको सकते में डाल देता है। अब ये घोषणा न बिहार की जनता के गले उतरती है और न ही विपक्ष के, जो नवीन बाबू की अगुवाई में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हमला बोल देते हैं। रानी भारती अपनी देहाती शैली में अविश्वास प्रस्ताव भी जीत लेती है और अपने सहकर्मियों और साथियों का दिल भी। इस मुख्य ट्रैक के अलावा दूसरा ट्रैक है नवीन बाबू का, जो विपक्ष के नेता हैं और उनके मौसा जी है गवर्नर महामहिम, और वो हमेशा ईडी चोटी का जोर लगा देते हैं अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन हर बार राजनीतिक दांवपेच में वो भीमा भारती से 19 ही रह जाते हैं। फिर एक ट्रैक है असंतुष्ट नेताओं का, जिनमें गौरी शंकर पांडे और प्रेम कुमार है, जो भ्रष्ट है और हमेशा ही जोड़ तोड़ की राजनीति करते रहते हैं। फिर 2 जातीय हिंसक दल है, जिनमें एक है मुखिया का, जो खुद सवर्ण है और दलितों के गांव को उजाड़ देता है, और दूसरा है दलितों और वामपंथियों का, जिसमें शंकर महातो सवर्णों को टारगेट करता है। इन दोनों गैंगस्टर्स को पॉलिटिकल पैटर्नेज है और ऐसे में मुख्यमंत्री अपने पति पर हुए हमले की जांच शुरू कर देती है।
साथ ही साथ वो ये देखती है कि सारे ही विकास कार्य रुके हुए हैं और बिहार की तिजोरी खाली है। तिजोरी खाली क्यों है ये उसको समझ में नहीं आता, इसलिए वो एक ईमानदार और कर्मठ फाइनेंस सेक्रेटरी परवेज आलम को जांच के आदेश दे देती है और उसके बाद भानुमति का पिटारा खुलने लगता है। इस जांच में 940 करोड़ का घोटाला सामने आता है, जिसका सूत्रधार पशुपालन मंत्रालय होता है। इन दोनों ही सिरों की जांच में, एक मुख्यमंत्री के हमले की और दूसरे इस चारा घोटाले की, इन दोनों ही जांचों की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे कई रोचक और दिल को दहला देने वाले तथ्य सामने आने लगते हैं। कई सारे मसलों, राजनीतिक समीकरणों, जातीय व्यवस्था की विसंगतियों और पुरुष प्रधान संस्कृति के पापों को उजागर करती हुई बड़े ही धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ती हुई ये 10 एपिसोड की सीरीज आपको आश्चर्यचकित करे बिना नहीं रह सकती। इसमें कुछ खामियां तो है और कुछ खूबियां भी है। अगर हम खामियों की बात करें तो सबसे पहली खामी है फोकस। कहानी का फोकस बड़ा अस्पष्ट है। वो महारानी को इस्टेब्लिश करने में कम और बाकी पात्रों की बारीकियों में ज़्यादा व्यस्त है और फिर एकाएक वो फाइनेंस सेक्रेटरी को लाकर स्कैम 1992 से जेलस लगने लगती है। सीरीज का फोकस शिफ्ट होते रहता है और कई बार वो मुख्य कहानी से भटक जाता है। दूसरी खामी है क्रिएटिव लिबर्टी। कहानी में कई सारे लूपहोल्स है और क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर ये बिहार की राजनीति न लगकर किसी एक छोटे से कस्बे की राजनीति ज़्यादा लगती है। जितनी तेजी से यहाँ मुख्यमंत्री राजनीति सीख लेती है, उतनी तेजी से तो पुरानी फिल्मों में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना छोटे से बड़े भी नहीं हो पाते थे। राइटिंग इनिशियली काफ़ी लचर है, बाद में वो धीरे धीरे सीरियस होती है। तीसरी खामी है अप्रोच। सीरीज के कई सारे सीक्वेंसेस बड़े फिल्मी हैं, डायलॉगबाजी बड़ी बॉम्बास्टिक है और कई बार मेलोड्रामा सिर चढ़ के बोलता है। अप्रोच बड़ा ही ड्रामेटिक है जो कई बार अखरता है। चौथी खामी है एडिटिंग। इतने लंबे 3, 4, 5, 6 मिनट के एंड स्क्रॉल्स हमने कभी नहीं देखे। एडिटिंग क्रिस्प हो सकती थी जो एडिटर कुणाल वाल्वे ने नहीं की। और पांचवी खामी है सोनी लिव का इंटरफेस। इतना काम चला हुआ है इनका इंटरफेस कि अगर आप 2 एपिसोड के बाद फिर से इस इंटरफेस पे आओगे तो आप भीड़ में खो जाओगे। आपको ढूंढने में वक्त लगेगा कि वो आपका पुराना एपिसोड गया कहाँ। ना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ है इंटरफेस में, ना ही डिस्प्ले का इम्पैक्ट है और ना ही कोई स्मूथनेस है। सिवाय सोनी लिव के लोगों के बाकी सब कुछ बिलो एवरेज है। और छठी खामी है प्रोडक्शन वैल्यू। इस सीरीज में तामझाम या ग्रैंड्योर जिसे कहते हैं वो नदारद है। सारी सीरीज बड़ी गरीब लगती है क्योंकि जिस तरीके के क्राउड के सीन होने चाहिए वो लगते ही नहीं। बिहार की राजनीति में जिस तरीके से गर्दी होनी चाहिए, जिस तरीके से जर्नलिस्ट के झुंड दिखाई देने चाहिए, वैसे वो दिखाई नहीं देते। सारा आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन क्वालिटी बड़ी ही कमज़ोर है। इन 6 खामियों के बावजूद भी ये सीरीज़ बाकी सारी पॉलिटिकल सीरीज़ के बीच में ऊंची खड़ी होती है क्योंकि इसने कई सारे तथ्यों और जानकारी को आपके साथ साझा किया हुआ है जो बाकी सीरीज़ कर नहीं पाती। अगर अब हम खूबियों की बात करें तो इसमें सबसे पहली खूबी है सुभाष कपूर। ये पॉलिटिकल जर्नलिस्ट टर्न राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अपने टॉप फॉर्म में है इस सीरीज़ की राइटिंग में और उन्होंने कई गलतियों को सुधार लिया है जो गलतियां उन्होंने मैडम चीफ मिनिस्टर में की थी। जॉली एलएलबी और जॉली एलएलबी 2 जैसी सक्सेसफुल फिल्मों के बाद उनका ये वर्जन काफ़ी इम्प्रेसिव है। राजनीति की जानकारी होना और ज्ञान होने में फ़र्क है। इनको ज्ञान है और साथ ही साथ कहानी कहने की क्षमता भी। तारीफ़ काबिल काम है इनका। दूसरी खूबी है सोहम शाह। इस एक्टर ने मुख्यमंत्री भीमा भारती के कैरेक्टर के लिए 12 किलो वजन बढ़ाया है और अपने पात्र के साथ न्याय किया है। लालू प्रसाद यादव से प्रेरित इस किरदार में सोहम शाह ने अपनी सूझबूझ से एक नया आयाम दिया है। तीसरी खूबी है अमित सियाल। ये एक्टर OTT प्लेटफॉर्म्स का संजीव कुमार है जो हर बार नए कैरेक्टर में ढल जाता है और आपको प्रभावित कर देता है। जामतारा का बाहुबली, अ सिंपल मर्डर का गैंगस्टर, काठमांडू कनेक्शन का अल्कोहलिक पुलिस वाला और महारानी में मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार। किरदारों में विविधता के साथ साथ इसका स्क्रीन प्रेजेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस आउटस्टैंडिंग है। चौथी खूबी है सपोर्टिंग कास्ट। इस सीरीज की स्ट्रेंथ इसके डायनामिक सपोर्टिंग कास्ट में है जिसमें प्रमोद पाठक है मिश्रा जी, विनीत कुमार है गौरी शंकर पांडे के कैरेक्टर में, मोहम्मद आशिक हुसैन है प्रेम कुमार के कैरेक्टर में,
कनी कसरोती है चीफ मिनिस्टर की ओएसडी बनी कावेरी श्रीधरन के कैरेक्टर में, हरीश खन्ना है शंकर महतो, अतुल तिवारी है राज्यपाल गोवर्धन दास के कैरेक्टर में, कन्नन अरुणाचलम है डीजीपी सिद्धार्थ गौतम के कैरेक्टर में और सुशील पांडे है कुंवर सिंह के कैरेक्टर में। सारे ही माइंड ब्लोइंग है और इनका सीरियसनेस और इनके किरदारों की समझ सुपरलेटिव है। पांचवी खूबी है इनामुल हक। ये एक्टर राइटर पहली बार लाइमलाइट में आए थे फिल्मिस्तान में। इसके बाद इन्होंने की थी एयरलिफ्ट और फिर जॉली LLB 2। इस सीरीज़ में इनका बंगाली फाइनेंस सेक्रेटरी परवेज़ आलम का काम जानदार है। अपना डिक्शन, बॉडी लैंग्वेज और अपने कैरेक्टर के ठहराव के साथ इन्होंने इस पात्र को एक अलग ऊंचाई दी है। छठा रीज़न है मंगेश धाकड़े। ये इस सीरीज़ के म्यूज़िक डायरेक्टर है जिन्होंने बड़ी मैच्योरिटी के साथ बैकग्राउंड स्कोर दिया है। ऐसे सीरीज़ में हमेशा ही लाउड हो जाने का टेम्पटेशन होता है, लेकिन इस म्यूज़िक डायरेक्टर ने अपने आप को रोका है और बड़ा ही मूडी, एटमॉस्फेरिक, सटल लेकिन स्ट्रॉन्ग म्यूज़िक स्कोर किया है। टाइटल ट्रैक तो आउटस्टैंडिंग है। सातवीं खूबी है बैलेंस। इस सीरीज़ में गजब का संतुलन है। जातीय समीकरण, स्त्री अधिकारवाद और हिंसा, इस त्रिकोण को बड़ी सक्षमता से कहानी में पिरोया गया है और कहीं पर भी असंतुलन नहीं है। आठवीं खूबी है लैंग्वेज। भाषा में कई बार गाली गलौच है, लेकिन साथ ही साथ कहानियों का, मुहावरों का, दोहों का और छंदों का और अलंकारों का प्रयोग बड़ा ही विस्मयकारी है। जो मुहावरे कभी पाठ्य पुस्तक में पढ़े थे वो अब इस सीरीज़ के बहाने फिर से प्रचलन में दिखाई देने लगे हैं। जैसे थोथा चना बाजे घना, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ, और ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से प्यार। और नौवीं खूबी है हुमा कुरैशी। इनका करियर गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद ना फिल्मों में कुछ खास रहा और ना सीरीज़ में। पिछली कई असफल फिल्मों और उसके अलावा असफल सीरीज़ लीला के बाद ये उनकी लॉटरी है। मौके पर चौका लगाते इन्होंने छक्का जड़ा है। अपनी अपॉर्चुनिटी को इन्होंने एक लैंडमार्क कैरेक्टराइजेशन में तब्दील किया है। इनकी मासूमियत, इनका व्यक्तित्व और पात्र की सहानुभूति इनके काम आई है। इन 9 कारणों के अलावा मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज़ आज की ज़रूरत है। हमारी घिनौनी राजनीतिक साजिशें और उसके अलावा राजनीतिक समीकरणों की जानकारी हमारी नई पीढ़ी को होनी चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हम बाहर से तो शालीन दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से बड़े ही घिनौने हैं और हम सारे के सारे ही हमाम में नंगे हैं। हमारी राजनीति हमारी गंदगी को अभिप्रेत करती है। बड़ी ही ढकोसला लगती है वो विकास की बातें जब इस तरह की कड़वाहट हमारे सामने आ जाती है। अब तो हम बस यही कहेंगे कि जाति ही पूछो साधु की, मत पूछो उससे ज्ञान। जाति ही पूछो साधु की, मत पूछो उससे ज्ञान। मोल करो तलवार का और फ्री में ले लो म्यान। गो फॉर इट।